नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने द्वितीय वर्षीय कला के समय सरगम इस उपन्यास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उपन्यास क्या होता है, उपन्यास के तत्व कौन से होते हैं और उपन्यासकार अर्थात समय सरगम को लिखने वाले कृष्णा सोबती जी, इन सभी के बारे में आपने इंट्रोडक्टरी सेशन में देख ही चुके हैं। तो आज हम कथा वस्तु समय सरगम की जो उपन्यास की कथा वस्तु है, उस उपन्यास के सारांश को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो यह उपन्यास जो है यह 2 सदियों को समेटता हुआ है, अर्थात हमारी पुरानी जो सदी है और आने वाली नई पीढ़ी, इन दोनों को समेटती हुई और नया पड़ाव इसमें प्राप्त होता है। तो यह जो समय सरगम नाम का जो अपना उपन्यास है, इसका प्रकाशन 2000 में हुआ। एक संयुक्त परिवार के भीतर और बाहर वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता समय सरगम में अंतर्निहित हो जाती है। दोस्तों, यदि देखा जाए तो संयुक्त परिवार अब विघटित हो रहा है। अब तक हम लोग संयुक्त परिवार की चर्चा सुनते थे, देखते थे, हमारा अनुभव कुछ कहा करता था, लेकिन आज का बदलता भारतीय परिदृश्य इस उपन्यास को व्यक्ति की विश्वव्यापी स्तर पर लिखने के लिए प्रतिध्वनित कर देता है। चूंकि यह स्वाधीनता कहीं स्वैराचार न बन जाए, और यही स्वैराचार बन जाता है, और इसी स्वैराचार को उपन्यास के विषय के संदर्भ में हमारी लेखिका ने उनके जीवन पर काफी प्रकाश भी डाला है। इस उपन्यास के 21 अध्यायों में उसे बांटा गया है। इस उपन्यास के जो पात्र दिखाई देते हैं वह जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। मतलब तय है कि यहाँ इस जगह पर यह जो हमारा उपन्यास है, यहाँ नई पीढ़ी का न होकर बुजुर्ग लोगों की ओर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है, और हमारे भोगे हुए जीवन के यथार्थ को इस उपन्यास के माध्यम से प्राप्त होता है। उपन्यास की जो नायिका है वह है आरण्या। चूंकि वह अकेली औरत है और उसने अपने जीवन में अकेले ही रहने का, अकेले ही जीवन जीने का निर्णय कर लिया है। अरण्या वह पेशे से लेखिका है, लिखती रहती है। वह उम्र से बूढ़ी जरूर है, लेकिन वह मन से आज भी युवा है। नायक ईशान, चूंकि वह विदुर है, पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनका एक इकलौता बेटा भी मर गया है। ईशान परंपरागत ढांचे में ढला हुआ है और वह अच्छा मित्र भी है, जो जीवन के उत्तरार्ध में पहुंच चुके हैं। आरण्या के द्वारा कृष्णा सोबती यह भी बताने के लिए निर्देश देने का प्रयास करती है कि विवाह व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। पारिवारिक जीवन से अलग रहकर भी वह वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की परिव्याप्ति को प्राप्त कर लेता है। वह सार्थक जीवन जी सकती है। अरण्या परिवार में विश्वास नहीं रखती। उनके मत से व्यक्ति का विकास परिवार की घुटन भरा वातावरण में संभव हो नहीं सकता। अरण्या के व्यक्तित्व में लेखिका व्यक्तित्व झलकता है। अर्थात कृष्णा सोबती ने अपने साक्षात्कार में भी कहा है कि पारिवारिक जीवन लेखक को अपाहिज बना सकता है। परिवार का शोरगुल, आवाजें, यह लेखक को अपना काम करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ईशान वह भाग्यवादी, नियतिवादी एवं रिटायर्ड अफसर है। उनकी 2 लड़कियां, चूंकि वह बाहर पढ़ती है, एक ही बेटा था जो दुर्घटना का शिकार हो गया। वे अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें अपने बेटे का गम बहुत ही सताता है। उनके बेटे लवी ने लिखे पत्रों को वो बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक अटैचमेंट होता है, और खास तौर पर पिता का पुत्री की तरफ और माता का बेटे की तरफ ज्यादा होता है। यहाँ एक जगह पर अपने बेटे का जो अटैचमेंट है वहाँ ईशान के प्रति, ईशान का अपने बेटे लवी के प्रति दिखाई देता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में हमारी जब अरण्या पहुंच जाती है, तो जीवन के अंतिम पड़ाव में अरण्या का ईशान के जीवन में आना हरा भरा हो जाता है। अरण्या अकेली है और ईशान भी। ऐसे में दोनों सोचते हैं कि दोनों से जीवन के सुख दुखों को साथ में बांट ले। वे दोनों चाय, नाश्ता, डिनर के साथ साथ सुबह शाम घूमने का आनंद भी लेते हैं। अरण्या जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समेटना चाहती है।
हर पल को वह खुशी से जीना चाहती है। उसे मृत्यु का भय नहीं है और वह कहती है, उनके जो शब्द हैं उन्हीं के शब्दों में देखिएगा, सुनिएगा, आगे बढ़कर क्षण को पकड़ लो जो तुम्हारा है। यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लपक कर हथेली में समेट लो। एक बार चुकी तो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। देखिए, ये जो समय सरगम नाम का किताब आपके पास भी आ जाएगा, या तो पीडीएफ भी हम आपके पास पहुंचा देंगे। तो इस पीडीएफ के माध्यम से आपको जो शब्द कृष्णा सोक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए हैं उन्हें भी आप देखिएगा। ईशान को 1 महीने के लिए दिल्ली के बाहर जाना था। जाने के पहले टेलीफोन के बिल को, बिजली के बिल को, घर की चाबी और कुछ नगद अरण्या के हाथों में वो दे जाता। एक लिफाफा भी देते हैं साथ में, जिसमें एक वैयत की कॉपी रख दी गई है। यात्रा में उन्हें यदि कुछ हो जाए तो उनकी जो 2 बेटियां हैं उन्हें वह सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ इस जगह पर हमें परामर्श क्या मिल रहा है कि जब हम अपने घर से बाहर चले जाते हैं, देश से बाहर चले जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। एक परामर्श आपको मिल गया दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया? आ रहा है? आगे बढ़े हम। तो दोस्तों, अब इन दोनों में मतलब अरण्या और ईशान, इनमें एक दमयंती है। चूंकि दमयंती ईशान की दोस्त है। पति की मृत्यु के बाद वह अध्यात्म में अपना अधिकतम व्यतीत जो समय है उसे बिताने का प्रयास करती है। वह निरंतर रूप से साधुओं के, महात्माओं के बीच में रहती है। दमयंती जवानी के दिनों में अत्यंत सुंदर थी, चुस्त हुआ करती थी। दमयंती के परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, फिर भी उस परिवार में उसकी अपेक्षा होती है। देखिए, अब फिर जहाँ उस परिवार में वह रहती है तो उस परिवार में उसकी हमेशा ही उपेक्षा होती रहती है। एक जगह पर हमारी जब अरण्या अकेली रहती है तो उसे उपेक्षा नहीं होती, लेकिन जब पूरे भरे परिवार में रहती है तो उसकी उस जगह पर उपेक्षा हो जाती है। उसके बेटे उसके साथ परायों के जैसा बर्ताव करने लगते हैं। वह अपने ही घर में पराई हो जाती है। वह अपना दुख अरण्या को बताती है और वह कहती है, काश मैं तुम्हारी तरह अकेली होती तो क्यों कर परेशान होती है। बच्चे साथ रह रहे हैं, मेरे घर में मेरा किचन चल रहा है, खर्चा मैं ही कर रही हूँ और मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। बिना मेरी इजाजत मेरा सामान इधर से उधर करते रहते हैं। अरण्या, मैं बहुत दुखी हूँ। पीछे आश्रम गई तो माधव को धमकाते रहे, बताओ मम्मा लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। देखिए, मतलब यहाँ इस जगह पर दमयंती के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है वह घटनाएं वह अरण्या के साथ शेयर करना चाहती है कि जब वह अरण्या दमयंती बाहर चली जाती है तो घर की जो चाबी है, जो लॉकर की चाबी होती है, तो घर के नौकर के सामने वह माँ जो होती है उनकी मतलब बहू रानी, तो वह मांगने का प्रयास करती है। बच्चों की ऐसी हरकतों से मेरा धीरज खत्म हो रहा है। वह उनके साथ, अरण्या के साथ बात करना चाहती है, बात करती है और कहती है कि अरण्या मैं बहुत दुखी हूँ। जब वह आश्रम चली गई तो माधव को धमकाते रहे और चाबी के बारे में पूछते रहे। तो बच्चों की ऐसी हरकतों से तो मेरा धीरज ही खत्म हो रहा है। एक दिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो बहू ने मेरा दीवान उठा लिया और अपने कमरे में रख दिया। अब देखिए, यहाँ इस जगह पर नारी की व्यथा, नारी के जरिए मतलब नारी की समस्या कैसे हो जाती है, इसका एक उत्तम परिचायक है। तो वह जब एक दिन डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाते हैं तो उन्होंने उनका दीवान उठा लिया और अपने कमरे में रख दिया। पूछने पर कह दिया कि उसे बहुत पसंद है, मैं ड्राइंग रूम में अपने मेहमानों के साथ कतई नहीं बैठ सकते। अब देखिए, इस जगह पर कृष्णा सोक्ति उन्हें क्या परामर्श देती है। वो कहती है, ममता, माँ सिर्फ ममता ही है क्या? उसके अस्तित्व और व्यक्तित्व के सूत्र अब भी पिता, पति और पुत्र के हाथों में है। महीने भर बाद ईशान के यहाँ माधव का फोन आया कि साहब मेम साहब नहीं रहे। देखिए, यहाँ इस जगह पर दमयंती की जो मृत्यु होती है वह कितनी कारुणिक ढंग से हो जाती है कि वह अंत में अपनी दुख की गाथा को अरण्या को बताते बताते चली जाती है। ईशान और अरण्या की एक दूसरी दोस्त है जिसका नाम है कामिनी। वह भी वृद्धावस्था में पारिवारिक क्रूरता का शिकार हुई है। उसके भैया भाभी उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। वे कामिनी को दवा के बदले नींद की गोलियां देकर बेसुध कर देते हैं।
वह ऊपर ही ऊपर कामिनी की देखभाल का नाटक करते हैं, लेकिन कामिनी उनके नाटक को पहचान लेती है। कुकू जो कामिनी की देखभाल के लिए रखी गई है, वह कामिनी की सारी बातें उसके भैया भाभी को बता देती है और उनसे पैसा निकालती है। अब यकीन देखिएगा, यहाँ इस जगह पर, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि नारी नारी की समस्या बन जाती, यहाँ इस जगह पर भी नारी नारी की समस्या बन रही है। उसके भैया भाभी उसको बिना बताए कामिनी के घर का सौदा कर देते हैं, उसके घर के ओरिजिनल कागजात भी गायब हो जाते हैं। वह यह बात ईशान और अरण्या को बताती है कि कामिनी ईशान की पत्नी लक्ष्मी की सखी थे। वह दोनों साथ साथ पढ़ाती रही थी। कामिनी लंदन में काम करती थी, उसने शादी नहीं की थी। उसके भाई उसकी दौलत लूटना चाहते हैं। आजकल वह बीमार हो गई है। उसके भाई उसके इलाज के बदले में उसे नींद की गोलियां देकर बेसुध रखते हैं। उसके कमरे को बाहर से ताला लगा देते हैं। अंदर कामिनी बंदिस्त है। वह कामिनी को फार्म हाउस बुलाते हैं। अब देखिएगा, कामिनी के मन में डर लग रहा है, क्योंकि उससे भोगा हुआ यथार्थ है तो वो उसे मार डालेंगे, और यह बात अरण्या को बता देती है। कामिनी के घर से अरण्या जब लौटकर आती है और सोचती है कि बदन पर बीमारी की सांकल और अंदर आत्मा छटपटा रही है, जल्दी ही पहुंच जाएगी नर्सिंग होम में और कोठी उठ जाएगी, नई इमारत। अरण्या सोचती है, कामिनी तो ज्योतिष पढ़कर आई है, फिर उसे अपना भविष्य क्यों नहीं समझता। यहाँ इस जगह पर हमें जो अंधविश्वास वाली बातें हैं वह भी कृष्णा सोक्ति जी हमें बताने का प्रयास कर रही है इन पात्रों के जरिए। कामिनी की बातें सुनकर अरण्या को अब डर लगने लगा है। वह ईशान से कहती है कि हम कर्म में स्वतंत्र हैं पर फल भोगने में परतंत्र। उपन्यास के और भी अन्य पात्र हैं, जैसे प्रासंगिक कथा और आधिकारिक कथा होती है ना, ठीक उसी प्रकार से हमारे इस उपन्यास में और भी पात्र जुड़ जाते हैं। जैसे दमयंती और कामिनी आदि को बुढ़ापे ने तो घेर लिया, पर अरण्या अपने आप को आज भी युवा समझती है, क्योंकि वह लेखक है। अरण्या पारिवारिक जीवन के झंझटों से मुक्त है। ईशान परिवार को सुरक्षा की नींव समझता है। दोनों के विचारों में काफी मतभिन्नता है। ईशान और अरण्या के जन्मदिन की तारीख एक है। उस दिन वह अपने मित्रों को घर बुला लेते हैं। अरण्या ने 2 केक लाए हैं और वे कहती है, ईशान हमारी जन्मतिथि जरूर एक है, पर मैं और आप 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन नौकर बहादुर केक को उठाकर कचरे की बाल्टी में फेंक देता है। अरण्या को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ईशान की जिंदगी में मेरी जगह केक की तरह है जो कचरे के डिब्बे में फेंका गया है। स्त्री की इस स्थिति को वह कभी स्वीकार नहीं कर पाती और वह घर लौट जाती है। अरण्या अपने फ्लैट को लेकर चिंतित है। उसके कागज भी ठीक नहीं और उस पर लोन भी था। ईशान से उसने फ्लैट की बिक्री के बारे में भी बात नहीं की है, क्योंकि वह अपनी परेशानी दूसरों को नहीं बताना चाहती है। उसने तय कर लिया कि फ्लैट को बेचने के बाद वह अपनी सहेली विनीता के घर में रहने का इंतजाम कर लेगी। यह बात जब ईशान को पता चल जाती है, तब ईशान अरण्या को अपने घर में रहने का अनुरोध करता है। ईशान कहते हैं, देखा अरण्या, जो कहने जा रहा हूं उसे हंसी में मत उड़ाना। अगर मैं यह कहूँ कि एक कमरा अटैच बाथरूम, एक बालकनी तुम्हारे लिए मेरे फ्लैट में मौजूद ही है, इस बात पर सोचने के लिए अरण्या एक दिन का वक्त मांग लेती है। दोनों भी जानते थे कि जो वक्त बीत गया है, एक दूसरे को जाने बिना ही पुराने कैलेंडरों में खो दिया, उसे तो लौटाया नहीं जा सकता। इस उपन्यास के जरिए अरण्या जब पहली बार ईशान के कमरे में मार्कस राग के साथ जंकृत हो गई, ईशान के कमरे में चली जाती है, तो वह रात की क्षमा में भोर के आसपास 2 रुद्ध आत्माएं अपनी जर्जर देह के भीतर मार्कस राग के साथ में जंकृत होते हैं। वे तन से निकट नहीं आए, किंतु मन से बिल्कुल पास पास आए। इस संदर्भ में अरविंद त्रिपाठी जी क्या कहते हैं, हम नौजवान लोग समझते हैं कि प्यार हम ही कर सकते हैं, अभिसार हम ही कर सकते हैं, बूढ़े क्यों क्या खाक प्यार करेंगे। पर सच्चाई यह है कि प्रेम कभी मरता नहीं और न ही वह उम्र का मोहताज होता है। अरण्या के व्यक्तित्व में यहाँ इस जगह पर हमें कृष्णा सोक्ति का आत्मवश नजर आ जाता है।
साहित्य जगत में कृष्णा के व्यक्तित्व में लेखिका का आत्मांश नजर आता है। साहित्य जगत में कृष्णा सोबती ने अपने साहसी होने का परिचय दिया, चूंकि वह झांसी की रानी की तरह हर कार्य को करती रही। समय सरगम के बहाने कृष्णा सोबती ने अपने साहसी होने का जो परिचय दिया, उसे ही अपने समय सरगम के बहाने कृष्णा सोबती ने बुजुर्गों की दुनिया की मस्ती के साथ ऐसे अनेक मनोभावों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की। कृष्णा सोबती सपनों के संसार से नहीं बल्कि जीवन के यथार्थ को इस कथा के जरिए जोड़ने का प्रयास करती है। और यह जीवन रूपी समय का राग है। इसमें अनेक बंदिशें हैं, राग है, अनुराग है, विराग है, नेह, प्यार एवं दुलार है। समय बहाने बहाने हमें सम्मोहित करते चले जाते हैं, उदास करते चले जाते हैं, मन के अंदर पाखी उड़ान के लिए फड़फड़ाते चले जाते हैं। और संजीवित जीवन का यही राग है जिसे समय सरगम के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की तासिका के लिए इतना ही। आज हमने समय सरगम इस उपन्यास की कथा वस्तु को देखा, क्योंकि समय सरगम यह जो उपन्यास है यह कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखित है। कल की तासिका में हम कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित उपन्यास समय सरगम के पात्र एवं चरित्र चित्रण जिसे कहा जाता है, कैरेक्टर जिसे कहा जाता है, उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।